लेने, है ना, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, ओम आ गए, अंकिता आ गई और गिरिजा आ गई, जानवी आ गई। क्या सो गए क्या आज ये लोग हैं? चलो आ जाएंगे, करें फिर स्टार्ट। यस मैम। यस मैम। चलो बच्चों, ठीक है। अच्छा, कल तुम लोगों का टेस्ट है ना, कैसे गया? मैंने सॉरी मैं भूल गई, केमिस्ट्री का नहीं था ना। कैसा गया टेस्ट? मैम अच्छा गया। मैम एकदम बढ़िया। अच्छा बढ़िया गया, क्योंकि मेरे पास मैम अच्छा गया। अच्छा गया, ठीक है। फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट हुई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। काफी बच्चे बोले मतलब हुई। हाय गिरिजा, वेटिंग में तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, वाज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, ओके, अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट हुई है भाई, खुश हो जाओ फिर। आज तो मजे मस्त मस्त मजे करने हैं तुम लोगों को, है ना? हम फिर यस। एक दिन की पढ़ाई कम नहीं, पूरे दिन थोड़ी ना बोला, शाम को मजे करना ना, दिन में पढ़ाई कर लेना। जन्माष्टमी का तो मेन शाम को ही होता है ना। हाँ, आज तो बहुत मजे आएंगे। हाँ, एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड है ना? अरे ग्रेट, बहुत बढ़िया है, एक्यूरेसी इम्प्रूव हो रही है। तो चलो फिर करते हैं शुरू। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। चलो फिर आईने इक्विलिब्रियम करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, चलो। बना क्या ये कुछ जो मैंने बोला, या नहीं बना? बन गया? यस मैम। ऐसे ही बन गया होगा। चलो ठीक है। चलो आ जाओ, तो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेंगे क्या हुआ गिरिजा। अच्छा, तुमने क्या बोला था पहले? गुड इवनिंग? अरे मैंने भी शायद गुड इवनिंग रिप्लाई में बोला होगा, या तो फिर कोई बात नहीं, सब चलता है। अच्छा ठीक है, ओके। सो हमने किया क्या था लास्ट क्लास में? केमिकल तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने कुछ थ्योरीज आपको बताई थी, तो एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ वो थ्योरीज। अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो अरेनियस थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। अपन एक ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट बोल दो इसको। और एक हमने पढ़ा था लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हाँ वो भी पढ़ा था बाय द वे। हाँ, लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी। क्या था ये? देखो, आरेनियस ना बहुत सिंपल होता है, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हो। आरेनियस में तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में कोई एसिड H+ आयन दे देता है तो आप उसको बोलते हो वो एसिड है। अगर OH नेगेटिव आयंस दे देता है बेस में तो आप बोल देते हो वो बेस है। आरेनियस थ्योरी का बस इतना ही काम है। मेन आपका जो काम आता है ना, ये ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में, और एक लुईस एसिड बेस। ये तो भाई साहब ऑर्गेनिक में बड़ा काम आता है, आपने देखा भी होगा। तो अगर मैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेड एसिड या मैं ब्रोंस्टेड बेस की बात करूं, तो ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है? वो ये होता है जो H+ को डोनेट कर दे। यस ठीक है, और ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? H+ को एक्सेप्ट कर ले। शाबाश, H+ को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अच्छा। और मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास एसिड होता है, अगर मैं ब्रोंस्टेड एसिड की बात करूं, तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा? वीक कंजुगेट बेस होगा। याद आ रहा है? यस मैम। यानी कि जब तुम्हें बोला जाए कि आपके पास एक ब्रोंस्टेड एसिड गिवन है, उसका कॉन्जुगेट बेस लिख दो, कुछ नहीं करना, तुम्हें H+ निकाल देना है। ठीक है, अगर तुम्हें बेस दे रखा हो और बोल रखा हो इसका कंजुगेट एसिड लिख दो, तो क्या करोगे? H+ वो एक्सेप्ट कर लेगा, खत्म। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप ले रहे हो तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा। ये बात मैं ऑर्गेनिक में भी सिखाऊंगी तुम लोगों को, क्योंकि जब तुम लिविंग ग्रुप सीखोगे क्या होता है, हो सकता है पहले आप लोगों ने पढ़ा भी हो लिविंग ग्रुप क्या होता है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी जो अभी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा फिर? वीक कंजुगेट एसिड होगा। और अगर आप वीक कोई एसिड बेस ले रहे हो तो करस्पॉन्डिंग उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या थी? लुईस एसिड क्या होता था? लुईस एसिड क्या होता था? जो करता था। यस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। और इसके एग्जाम्पल आप बोल सकते हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे BF3 हो गया,
है ना, AlCl3 हो गया, है ना, और जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे SiCl4 हो गया, उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। लुईस बेस क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, Yes, ma'am. जिसके पास देने के लिए कुछ हो। मैं फिर बोल रही हूँ, जो आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे CH4 हो गया, है ना, सिलिकॉन वाला हो गया, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, तो ये देने के नहीं है। आपने शायद लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन भी कराया था, आप कई बच्चे बोल रहे CH4 जो होगा वो डोनर होगा। डोनर का मतलब है उसके पास देने के लिए होना चाहिए, या तो उसके पास वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये सब, ठीक है। ऐसे ही आप नहीं बोल दोगे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन देने के लिए भी उसके पास होना चाहिए कुछ, ठीक है, तो ये चीजें छोटी मोटी ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे हम चलते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो क्या कहता है, ठीक है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो सबसे पहले तो किस पे एप्लीकेबल है, पढ़ा है तुम लोगों ने? Strong electrolyte. नहीं मेरा बेटा, Ma'am, weak. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, और वो भी कौन सा, मोनोप्रोटिक एसिड, या बोल दो मोनोबेसिक एसिड, मतलब जो एक H+ है सॉल्यूशन में। जैसे मान लेते हैं, मैं एक ध्यान से करना, धीरे धीरे कराऊंगी क्योंकि अपने पास आज ज्यादा टाइम है। देखो, अगर मैं मान लो कोई वीक एसिड कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है, मैं कोई वीक एसिड कंसिडर कर लेती हूँ, तो आपको पता है वो कंप्लीटली तो डिसोसिएट होगा नहीं, तो ये किसमें डिसोसिएट होगा, H+ और A नेगेटिव में थोड़ा थोड़ा बन जाएगा। मान लो 100 मॉलिक्यूल आपने लिए एसिड के, तो 10-10 में डिसोसिएट हो जाएगा वापस, मतलब बाकी 90 रिमेन HA की अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं मेरा बेटा इसकी कंसंट्रेशन C है, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ये हम बहुत बार कर चुके हैं ये चीजें, केमिकल में, केमिकल काइनेटिक्स में भी। मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन C है, तब तक ये कुछ नहीं बना होगा, ठीक है। अब कुछ टाइम T के बाद कुछ डिसोसिएट भी हुआ होगा, हम मान लेते हैं वो अल्फा डिसोसिएट हुआ होगा। याद करो मैंने बोला था अल्फा इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो उसमें से कितना जाएगा, अल्फा जाएगा। अगर 2 ले रहे हो तो उसमें से 2 अल्फा जाएगा, 3 ले रहे हो तो 3 अल्फा जाएगा, तो C ले रहे हो तो क्या जाएगा, C अल्फा। C अल्फा। क्लियर होनी चाहिए बातें, ठीक है। अगर ये C अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो ये बनेगा कितना मैम, H+ C अल्फा बनेगा, A नेगेटिव भी तुम्हारा C अल्फा बनेगा, पॉइंट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि यहाँ हम वीक एसिड ले रहे हैं तो यहाँ पे आप K इक्विलिब्रियम नहीं लोगे, अब यहाँ पे आप Ka लोगे। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, ठीक है। तो अगर मुझे Ka लिखना होगा मेरा बेटा तो कैसे लिखूंगी, C² अल्फा स्क्वायर, समझो ना, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। अगर तुम्हारा अल्फा लेस देन होगा 5% या 0.05, अगर 0.05 से तुम्हारा अल्फा कम आ रहा है, 0.04 आ रहा है, 0.03 आ रहा है, 0.05 आ रहा है, इन दैट केस यू कैन नेग्लेक्ट अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेट किसके बराबर मान लेंगे, 1 के बराबर मान लेंगे। तो मैं वही कंडीशन यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि अल्फा मेरा क्या होगा, 0.05 से कम होगा। तो ये क्या बन जाएगा, C से एक C कैंसिल, तो C अल्फा स्क्वायर, तो आपके पास अल्फा क्या आ जाएगा मेरा बेटा, Ka/C। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और आपके जितने भी नीट में क्वेश्चन बनते हैं, जब अगर कभी आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, मैं जब करवाऊंगी अभी, तो आप देखोगे कि नीट में ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं हुआ जिसमें वो नेग्लेक्ट करने को ना बोले। रीजन इसके पीछे ये है बेटा, क्योंकि अगर मान लो अल्फा की वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ जाती है तो उस केस में तुम्हें ये नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और वहां पे तुम्हारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वो हमारा पूरा मैथ चालू हो जाएगा, फिर वहां पे तुम्हें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी -b + -b² - 4ac से। ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं देते हैं, सबको पता है ऐसा क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हमें 180 क्वेश्चन 100 कितने मिनट में करने पड़ते हैं, 180 मिनट्स में करने पड़ते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देंगे। अगर मान लो बहुत ही खराब किस्मत हुई और दे दिया इन वर्स्ट केस सिनेरियो, तो वो सेक्शन बी में देगा, और अगर ऐसा आ जाए तो छोड़ के आ जाना, उस क्वेश्चन पे बेटा आराम से 10 मिनट लग जाएंगे। वैसे आज तक नहीं आया, आएगा भी नहीं, बट फिर भी आ गया, मैं बोल रही हूँ, छोड़ के आ जाना,
है ना, बेटर है कि कोई ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जहां पे चांसेस हैं कि वो आपके ठीक हो, ठीक है। तो इतनी स्मार्टनेस आपको पेपर में दिखानी है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा क्या बता दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दो या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोल दो। के ए क्या है तुम्हारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ऐसे आप बेस के लिए भी लिख सकते हो, तो अल्फा इज इक्वल टू के बी बाई सी हो जाएगा। और सी क्या है तुम्हारा, कंसंट्रेशन है किसकी, वीक एसिड की। इतना क्लियर होगा, बोलो हाँ तमनप्रीत। मैम ये अल्फा आपने जो लिखा ना लेस देन 5%, वो वहां से मैम बस वो चीज समझ नहीं आई। बस ये वाली चीज नहीं आई समझ। यस मैम। क्या कह रही हूँ मेरा बेटा, अगर मान लो अल्फा ना कम है, अल्फा 0.05 से कम है, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है ना, यही Yes, मतलब हुआ, ठीक है। तो हम 1 माइनस अल्फा को क्या मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं कि अल्फा जो है 1 के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लूंगी। तो नीचे 1 माइनस अल्फा 1 बन जाएगा। हाय जानवी, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, हो गया तमनप्रीत। यस मैम। ठीक है, चलो आगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ तुम्हारे लिए क्या किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा दिए। मैम ये करने हैं क्या, हाँ ऐसे ही थोड़ी ना लगाए हैं, करने हैं। देखो सबसे पहला तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है कि के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये कैसे आया तुम लोगों को मालूम पड़ गया ना, ऐसे आया, ठीक है। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ऐसे अगर मान लो तुम वीक बेस लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये नोट्स प्लीज अपने साथ रखना, ये बड़े काम के नोट्स बनने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है। इसी में से आएगा आपके नीट में। गुड मॉर्निंग कोमल, ठीक है। अगर मेरा बेटा मैं बोलूं H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, पूजा गुड मॉर्निंग, H प्लस, तो यहाँ पे देखो क्या है H प्लस की कंसंट्रेशन, सी अल्फा। ध्यान रखना ये किसके लिए, मोनोप्रोटिक एसिड के लिए। अगर आपने कोई ऐसा एसिड ले लिया जिसमें 2 H प्लस निकल रहे हैं, फिर वहां पे ये फॉर्मूले नहीं लगने वाले, ठीक है। सी अल्फा, तो अब सी अल्फा को मैं ये लिख सकती हूँ क्या, लिख सकती हूँ क्या नहीं लिख सकती हूँ, पहले सोचो। अल्फा क्या है बेटा, के ए बाय सी है। अब सी को मैं ये लिख सकती हूँ रूट सी इंटू रूट सी, बोलो। Yes, ma'am. और एक रूट से एक रूट सी कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो आ जाएगा, देखिए। Yes, ma'am. वेरी गुड। ऐसे ही OH नेगेटिव क्या आ जाएगा, KB इंटू सी। ज्यादातर आपके एसिड वाले क्वेश्चन आते हैं, बट ठीक है, आपको इसका भी मालूम होना चाहिए। उसके अलावा पीएच का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। सेम पीओएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। मैम ये याद करना है क्या, देखो कोई जरूरत तो है नहीं वैसे याद करने की, ये तुम खुद भी बना सकते हो। मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप लोग रट्टा मार डालो बहुत भयंकर वाला, जहां जरूरत है वहीं हम याद करेंगे, अदरवाइज कुछ चीजें हम खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। अब देखो H प्लस की ये है K इंटू सी का अंडर रूट, तो पीएच को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस, और H प्लस की ये वैल्यू डाल दूं, KAC की पावर 1/2। अब आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं, पावर आगे आ जाती है, ठीक है। और log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n होता है, यही होता है, बोलो हाँ के ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा Yes, ma'am. हाफ ऑफ log k प्लस, सॉरी माइनस हाफ ऑफ log c, देखो वही तो आ गया ये। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैम pk क्या होता है, माइनस log ऑफ ka होता है, मालूम है ये चीजें। यस मैम। pkb Yes, क्या ma'am. होता है, माइनस log ऑफ kb होता है। बड़े काम की चीजें ऑर्गेनिक में भी आती है, यहाँ पे भी आती हैं, ठीक है, जहाँ पे वो एसिडिटी के सवाल पूछता है तुम लोगों से, ठीक है। तो माइनस log ऑफ के क्या बन जाएगा, pk बन जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ pka माइनस हाफ ऑफ log c। बताओ तुम्हें रटना है कि ये फॉर्मूला, तुमने तो खुद ही डिराइव कर दिया, नहीं रटना है तो क्यों रटना है, मैं बोल ही नहीं रही रटो। जो मेन चीजें जिसमें मैंने रेड रेड टिक लगाए हैं वो तुम्हें क्या करने हैं, याद रखने हैं, बस खत्म। इतना क्लियर है, यस मैम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है लिमिटेशन क्या है, वैसे कोई पूछेगा नहीं, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल होता है। रीजन मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखो बेटा अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगाते तो वहां पे तो अल्फा 100% होता ना, यस मैम। है ना।
तो वहां पे हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वहां हम कंसिडर करके चलते हैं कि ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो गया। अगर ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो गया तो हम पढ़ ही क्या रहे हैं, फिर हमें बात ही नहीं करनी। फिर इक्विलिब्रियम वाला सवाल भी कैसे बनेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आयनिक इक्विलिब्रियम में हम वीक एसिड, वीक बेस, इनकी बात करते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नीट में बना भी हुआ है। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको अल्फा बताया, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अल्फा को आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो, एक ही है। ठीक है, सबसे पहले मैं टेम्परेचर की बात करती हूँ। तुम खुद सोचो, अगर मान लो, ये हमने वहां पे भी किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ तो आयनाइजेशन बढ़ेगा ना। यस मैम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद करो किया था कि जो Yes, वीक ma'am. एसिड है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका डिसोसिएशन, आयनाइजेशन बढ़ता है। बढ़ता है तो मतलब अल्फा भी बढ़ेगा, अल्फा वही तो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं बिकॉज डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हाँ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। आप इतना ध्यान रखिए कि अल्फा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा पे, पहली चीज। दूसरी चीज है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने का मतलब है आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट। और आपको पता है अल्फा क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी, यही तो होता है ना, अभी मैंने डिराइव करवाया था, ये देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो अगर आपको पता है ये होता है, तो ये भी पता होगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। मान लो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, तो ये ऐसे नहीं बन जाएगा, देखो मैम। वी ऊपर चला गया ना। तो यानी कि डाइल्यूशन करने पे अल्फा बढ़ेगा, ये हमें पहले भी पता था वैसे तो। ठीक है, उसके अलावा वी के नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है कि हाँ, ये हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 100% होता है, वीक के लिए लेस देन 100% होता है। क्या मैम सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है क्या? यस करता है। अगर तुमने सॉल्वेंट ले लिया तगड़े वाला, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो वो क्या कर देगा, जो आपने एसिड लिया उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देगा, तो वहां पे आपका अल्फा इंक्रीज होगा। ये भी सेम चीज मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई थी। अब ये क्या दिखा रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बता रहा है। वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होती है मैम, याद करना है क्या? नहीं, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बेटा वैल्यू होती है ना, उसमें उतनी ताकत होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने की। ठीक है, और वाटर आपका वैसे भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो वाटर है ना, जैसे आप डालोगे तो क्या हो जाता है, आपका अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सोलवेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने मान लो एक वाटर ले लिया, एक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड ले लिया, तो किसमें ज्यादा ताकत होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने की? वाटर। जैसे यानी कि ये 4 फैक्टर आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, टेम्परेचर, डाइल्यूशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें, आओ। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि किसके लिए डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल होगा, मतलब जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैंने पढ़ाया उसकी बात चल रही है यहाँ पे। अरे काफी बच्चे ज्वाइन कर गए भाई आज, क्या बात है, आज कोई और क्लास नहीं है ना, मेरी क्लास है उस। ठीक है, पीयूष आया है क्या? पीयूष, पीयूष है? यस मैम। कहाँ घूम है भाई? हाँ, वेरी गुड, काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है। अपूर्वा बताना। ऑप्शन 3 NaCl, 3 आवाज नहीं आई, कौन सा? 1 2 3 4 3 मैम 1 3 3 ओके। Na सबका 3 आ रहा है क्या आंसर? 4 डी ऑप्शन। एक बार चैट बॉक्स में डालना, ये तो मुझे पता नहीं होगा। अच्छा डी आ रहा है, ठीक है। अपूर्वा यस मैम, डी आ रहा है। बेटा इधर देखो,
जो ये है ना ऐसी, ये सोल्ट जो है स्ट्रोंग है ये, ठीक है। जो आपके सोल्ट होते हैं वो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यानी कि तीनों ही डाइल्यूशन लॉ इन पे एप्लीकेबल नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, चलो मैं ही कराती हूँ, एक बार पढ़ो। आपको बोला हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड मोनोबेसिक एसिड। अब देखो आपको ना इससे पहले तो घबराना नहीं है, मैम ये क्या दे दिया, वैसे तो तुमने लैक्टिक एसिड पढ़ लिया अब स्टीरियो आइसोमेरिक में। मोनोबेसिक एसिड है, बस ये देखो, यानी कि ये H+ ही देने वाला है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही कंसिडर नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना कि कोई Yes, ma'am. एसिड होगा जो H+ दे रहा होगा, बस हमारा काम बन गया। फिर वो कह रहा है लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन होने से वो बता रखे क्या क्या होता है उससे, फीलिंग ऑफ फटीग इन अ 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लैक्टिक एसिड इज 3.7% डिसोसिएटेड। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है भाई लैक्टिक एसिड की, बताओ। 3.1 शाबाश। और अल्फा कितना दिया हुआ है, 3.7. फ्रैक्शन में बदलो, ये कितना हो जाएगा आपका 0.037, ठीक है। बोलो। Yes, हाँ ma'am. इसमें परसेंटेज में मत ले लेना, फ्रैक्शन में लेना। आपको निकालना क्या है, Ka निकालना है। कैसे निकालोगे, C alpha square. C स्क्वायर, वेरी गुड, C अल्फा स्क्वायर। अब तुम्हें पता है C क्या है, दे रखा है मैम। अल्फा कितना है मैम, दे रखा है 0.037 इंटू 0.037। बस तुम्हें किस चीज की मेहनत करनी है, कैलकुलेशन की मेहनत करनी है, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। सॉल्व करो जी, कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, मैम ऑप्शन ए, नहीं बी सॉरी। सेकंड ऑप्शन बी आ रहा है क्या, ठीक है। Yes, ma'am. B. चलो तुम कह रहे हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो ठीक यस है। मैम। एक ये बनता है, ये सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट यू नीड टू पुट द फॉर्मूला और वैल्यूज पुट करके, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, ठीक है। अगर मैं बेटा वाटर की बात करूं तो वाटर अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, आपने सुना भी होगा वाटर का नेचर एम्फोटेरिक होता है, वो H+ एक्सेप्ट कर भी सकता है और दे भी सकता है, ठीक है। तो जब इसका सेल्फ आयनाइज, क्योंकि वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होता है, तो ये अपने आप को किस में ब्रेक करने वाला है, H+ और OH नेगेटिव में, यस ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इसके लिए आप K क्या लिखोगे, H+ इंटू OH नेगेटिव लिखोगे बाय Yes, ma'am. वाटर, ठीक है। लेकिन मैम वाटर की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी, कितनी होती है 55.55 मोलर निकालते हैं हम प्योर वाटर के लिए, यस मैम। हाँ। तो मैं इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो इसको यहाँ ले जाती हूँ। क्यों मैम यहाँ क्यों लेके गए, अभी बताती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारा K भी कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई एक नया कांस्टेंट आएगा, और वही नया कांस्टेंट क्या है तुम्हारा KW। दिस KW इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। किसकी किसके बराबर होगा ये, H+ इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के बराबर। अब तुमसे पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये KW और K सेम है, No. KW और K मैम। सेम नहीं है, ठीक है। इवन मैं बोलूंगी KW की वैल्यू क्या आएगी, K से ज्यादा आएगी, क्योंकि KW क्या है, K इंटू। Water. H2. क्लियर हो गया ये, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा और तुम्हें क्या पता होना चाहिए इसमें, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करती हूँ, तुमने पीएच, अभी मैं आऊंगी वैसे उस पे, जो आपका पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 होता है,
सबको पता है बीच में 7 होता है, Yes. ठीक है। जो Yes, आपका ma'am. ये 0 to 14 वाला स्केल है ना, वो किस पे होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं समझाती हूँ। याद करो, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, है ना? तो मतलब ये KW भी तो वही है फिर, लेकिन ये वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW भी बढ़ेगा। Yes, ma'am. अगर, फिर से बोल रही हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW भी बढ़ेगा, और अगर KW बढ़ेगा तो H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, है ना? अब आगे आओ, आगे क्या कहता है? आगे वो यही कहता है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है जो आपको ध्यान में रखना है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा तो मैम H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा, यानी कि KW बढ़ेगा। और अगर बेटा H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो pH तो कम होगा ना, बिकॉज pH इज माइनस लोगरिथम ऑफ H+। और अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मैम POH भी तो कम होगा ना। Yes, sir. और अगर KW बढ़ रहा है मैम तो PKW भी तो कम होगा ना, क्योंकि PKW क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ KW। बोलो, इतना क्लियर हुई ये वाली चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं बेटा आपका जो pH स्केल है वो 0 से 14 होता है, तो आपका, अगर मैं बोलूं H+ की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है? देख, 25 डिग्री पे 10⁻⁻7 होती है, और OH की क्या होगी? 10⁻⁻7 होगी। तो जब दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो KW की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10⁻⁻14। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? No. ना, सही चल रहा है। अगर मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो, 25 से 90 कर देते हो, तो KW की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब 10⁻⁻12 बड़ा है ना 10⁻⁻14 से। Yes. तो यानी कि यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल यही बनता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या चीजें होंगी। ध्यान से सुन लो। टेम्परेचर बढ़ाने, जैसे इन्होंने ये काफी अच्छा एग्जांपल लिया हुआ है, अगर टेम्परेचर तुम 25 से 90 करो तो KW की वैल्यू बढ़ेगी, PKW की कम होगी। क्लियर इतना? ठीक है। Yes, ma'am. प्लस और Yes, OH ma'am. नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बट pH और POH की वैल्यू कम होगी। और अगर pH और POH की वैल्यू कम है तो pH प्लस POH आप क्या पढ़ते हो? 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 पढ़ते हो। Yes. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो pH कम हो रहा है, POH कम हो रहा है, तो दोनों का सम भी तो कम होगा। Yes. Yes, ma'am. तो ये ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। KW की वैल्यू ध्यान रखनी है आप लोगों को, 10⁻⁻14 होती है। PKW की वैल्यू आपको अधिकल ही जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14, तो वो 14 आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है वैल्यू, ठीक है। मैम ये ध्यान रखना है क्या pH PKW/2 होता है? क्यों ध्यान रखोगे? तुम अपने आप भी निकाल सकते हो, अपने आप भी निकाल सकते हो, निकाल के दिखाते हो तुम लोगों को। देखो, रटना नहीं है, जो चीजें याद रखने की है वो रखो बस। देखो, आपको पता है जो आपके पास KW होता है वो क्या होता है? H+ OH नेगेटिव, ठीक है। और आपको पता है, अगर मैं बात करूं न्यूट्रल वाटर की, अगर मैं न्यूट्रल कंडीशन लूं, तो आपको पता है H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होती है? बराबर होती है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? KW H+ का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और H+ क्या आ जाएगा? √KW आ जाएगा। बताओ हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा आगे आओ। pH क्या होता है मैम? pH होता है माइनस लोगरिथम ऑफ H+, तो H+ को आप ये लिख दो KW की पावर 1/2। अब करो इसको सोल्व, -½ log ऑफ KW, और माइनस log ऑफ KW क्या होता है? PKW। बताओ ये आ नहीं गया? Yes, sir. आ ही गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है।
तो इसलिए कह रही हूँ ये रट्टा मत मारना इस फॉर्मूले का, ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बातें पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने से KW, PKW, H+, OH नेगेटिव, pH, POH का क्या होगा, हो जाएगा? यस Yes, ma'am. तो नहीं है ना यहाँ पे? यस मैम। बहुत ही बढ़िया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो 2013 में पूछा था, मेरे को काफी अच्छा लगता है क्वेश्चन। पढ़ना एक बार, तुम रीड करो फिर मैं कराती हूँ। इसको रीड करो फिर मैं कराती हूँ। प्रियांशी आ गई? यस मैम। ओके प्रियांशी, ठीक है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है वो। वेरी गुड कोमल। मुझे कुछ पूछना है। अच्छा हाँ पूछो। मैम अप्रोच तो हो गई, मैम ये पूछना था कि जैसे क्वेश्चन में जो वहाँ पे लॉग यूज करना होता है वहाँ पे लॉग्स गिवन होते हैं सभी में। क्या हुआ, आवाज नहीं आई बेटा। मैम जिन क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू पुट करनी होती है वहाँ पे लॉग्स गिवन होते हैं उनको क्वेश्चन। जैसे देखो इसमें लोग की वैल्यू गिवन है लोग 55, क्योंकि वहां पे तुम्हें लोग की टेबल तो नहीं देंगे वो लोग, तो ऐसे केस में वो आप लोगों को देंगे। बट अगर मान लो किसी केस में लोग की वैल्यू सिंपल है, मतलब लाइक लोग 1 से लेकर लोग 11 तक है, तो वहां पे वो आपको वैल्यूज नहीं देंगे, वहां पे आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है ना वो दे देते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। एंटी लोग की वैल्यू, क्योंकि वहां पे तुम्हें वो टेबल तुम्हें वहां वो नहीं देंगे बुकलेट कि चलो वही ढूंढो वहां से, तो वो लिख के देते हैं। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अप्रोच कोई बताएगा क्या? जानवी तुम बताओगे कैसे करूं मैं? आवाज आ रही है जानवी? आया समझ में, या मैं करके दिखाऊं? बताओ। चलो मैं करके दिखाती हूँ। आओ, आपको पूछा 100 डिग्री सेल्सियस पे KW ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स इट्स वैल्यू। मतलब 100 डिग्री पे KW ऑफ वाटर कितना होगा? 55 टाइम्स ऑफ KW, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है, यही होगा। और 25 Yes, डिग्री ma'am. सेल्सियस पे KW की वैल्यू क्या होती है? 10 raised to power 14. -14। -14। इतना क्लियर हो गया? चलो ये तो तुम्हें क्लियर हो गया, यानी कि ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन निकालना है। न्यूट्रल की कंडीशन क्या होती है कि H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर होगी। यस मैम। Yes. जितने H+ होंगे उतने ही OH नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो आपके पास अब क्या होगा? देखो KW क्या होगा? H+ स्क्वायर होगा, और H+ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आ रहा है क्या आंसर? डी आ रहा है सबका? चलो देख लेते हैं। यही होगा। निकालना क्या है बेटा तुम लोगों को? pH निकालना। pH क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ H+, और H+ तो क्या है मेरे पास? KW का अंडर रूट है, यानी कि 55 इंटू 10⁻⁻14। बोलो। यस मैम। अब हमें करना है, कुछ नहीं करना, इसको जस्ट सोल्व करना है। कर लोगे? देखो मैं करवाती हूँ। तो pH क्या आ जाएगा? ठीक है, आगे आप लोगों का हाफ को नीचे मतलब आगे ले आओ। ये क्या हो जाएगा? log 55 -14 log 10 1 होता है, तो ये अंदर क्या बन जाएगा? ऊपर लिख रही हूँ। pH क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 14 माइनस log 55। log 55 कितना दिया हुआ है? 1.74। बस इसको सॉल्व कर लेना, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। बताओ हो जाएगा क्या? कुछ मुश्किल है क्या इसमें? बताओ। मैम डी आ रहा है। 6.13 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इधर आओ,
जब तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारी, तो तुम्हें ना इन चीजों को बहुत जल्दी सॉल्व करने आ जाएगा। अभी तो मैंने तुम्हें एक एक स्टेप लिख के दिखाया, जैसे अंदर इस टाइप का हम जब भी तुम पीएच वाले सवाल करोगे ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। तो मुझे पता है आगे जाके ये +14 बनने वाला है, क्योंकि माइनस है, वो माइनस आगे होके 14 बनेगा और ये माइनस बनेगा। तो मैंने डायरेक्ट अंदर लिख लिया 14 माइनस log 55। तो log 55 की वैल्यू रखो, 14 में से माइनस करो और आंसर निकालो, ठीक है। यस मैम। कुछ कह रहे हो क्या मैम? मैंने तो गलती से ऐड कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं, चलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, क्योंकि फिर जब तुम होमवर्क के क्वेश्चंस करोगे ना, फिर तुम्हें ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अटक मत जाना उनमें। और करें क्वेश्चन, आ जाओ। बस आपको ना इसमें इतना ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ध्यान से, क्या पूछा है। ट्राई तुम्हें, देखो ट्राई तो तुम्हें ही करना है, और करवाऊंगी फिर आगे मैं सोल्व, क्योंकि आप लोग में से कुछ बच्चे जो है इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आराम से एक एक वर्ड को ध्यान से समझो कि क्या दे रखा है, निकालना क्या है, सोच सोच मतलब सोच समझ के करना। आ रहा है कुछ कुछ समझ में? मैम अल्फा की वैल्यू तो आ गई। अच्छा, हैंड रेस करिए किसको समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही पूरा समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ आया होगा। गिरिजा, तमनप्रीत, जानवी, अंकिता, अपूर्वा, मोनिका। अच्छा, अरे काफी बच्चों को समझ में आ गया भाई। ओके, ओम को भी आया है, अक्षरा को भी आया है, प्रिंस को भी आया हुआ है। अक्षरा आप बताओ। यस मैम। हाँ। मैम इन्होंने हमें बोला है कि H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है। उन्होंने एक एसिड दे रखा है वीक एसिड HA, जिसमें Ka की वैल्यू दी है 2 × 10 to the power -8, और उन्होंने कंसंट्रेशन दी है 8 मोल्स दी है एसिड की, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या निकालूं मैं यहाँ से बेटा? देखो, आपके पास HA वीक एसिड है ना, इसको डिसोसिएट कराओ, है ना। स्टार्टिंग में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है इसकी? 8 मोल पर लीटर है, 1 लीटर है, तो मैं इसको कुछ आपको 1 दिखाने की जरूरत है, 8 ले लेती हूँ। तो ये 0, 1 मोल से अल्फा जाता है, 8 से कितना जाएगा? 8 अल्फा बनेगा भी कितना? 8 अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। प्लस की कंसेंट्रेशन क्या आ गई तुम्हारी? 8 अल्फा। अब अल्फा कैसे निकालते हो मैम? अल्फा हम निकालते हैं Ka/C का अंडर द रूट। क्या तुम्हारे पास Ka है? यस मैम। क्या तुम्हारे पास कंसेंट्रेशन है? यस मैम, 8 है। चलो फिर निकालो, कैसे करोगे इसको? मैम इसमें H+ तो है ही नहीं। हाँ जी, इसमें H+ तो है ही नहीं। कहाँ पे नहीं है? मैम एक इन्होंने H3O पॉजिटिव आयन दिया और एक OH नेगेटिव आयन मेरा दिया। बेटा जब H+ होगा, वाटर भी तो होगा ना मीडियम में, तो वो पानी के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बना लेगा ना बेटा। ओके। ठीक है, तो H+ निकाल। 4 × 10 की पावर -4 आ रहा है। ओके, ये कितना दे रखा है? यस मैम, ये यार K दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है √8, तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा।
कितना आ रहा है? 4 इंटू 10⁻⁻⁴। Yes, ठीक है, तो H Yes, प्लस ma'am. की कंसंट्रेशन आ गई 4 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो कितनी आसानी से आ गया। अभी तक यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो प्लीज कि मैम ये कैसे आया। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया है बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जैसे आप H प्लस की देख रहे थे सी अल्फा, अब यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो मैंने उसको लेके कर लिया। H प्लस आ गया। चलो आगे वो क्यों क्या पूछ रहा है मेरा बेटा? आगे वो पूछ रहा है कि OH नेगेटिव बता दो। तो हमें पता है कि KW क्या होता है, यहाँ पे वो काम में आएगा। H प्लस और OH नेगेटिव का प्रोडक्ट होता है। yes, ma'am. अब OH नेगेटिव कंसंट्रेशन चाहिए, यानी कि KW बाई H प्लस चाहिए। KW हमें पता है 10⁻⁻14 होता है। H प्लस मैंने निकाल लिया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ एक और चीज भी आप चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे, जब आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे, मतलब जब आप देखेंगे बुक आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग वहां से जब प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर आप उनके सॉल्यूशन देखेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। हमें इतने बड़े नहीं करते हैं, हम कम टाइम में ही क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं नीट में। तो अगर कोई बच्चा वैसे करना चाहिए, अगर एनसीईआरटी से प्रैक्टिस आपने पहले नहीं की 11th में, तो अब वो करना चाहते हो, तो आप जब करोगे ना तो वहां पे आपको दिखेगा बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन दिए हुए हैं आपके। इसीलिए जो मैं अप्रोच बता रही हूँ प्लीज उसी से सोल्व करना, कम टाइम में सोल्व हो जाएगा आपका। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग मॉड्यूल, मतलब देखो मुझे नहीं पता कितने बच्चे मॉड्यूल कर रहे हैं, कितने बच्चे कोई और बुक लगा रहे हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या ही बोले। ठीक है, तो एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए अपने को। ठीक है, वैसे तो 11th में आप लोगों ने किया होगा, जब आपके स्कूल में पेपर होते होंगे, पढ़ी थी क्या एनसीईआरटी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए? Yes, yes, क्वेश्चन तो लगाए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, सारी चीजें भी मैं नहीं बोलूंगी कि एक ही साथ कर लो, एटलीस्ट जितना मैं दे रही हूँ उतना तो आप लोग प्लीज कर ही लेना। ये वाला क्वेश्चन करें हम, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नीट के सारे कुछ सवाल मैं क्लास में ही लगवा दूंगी, और जो बचेंगे वो मैं घर के लिए दे दूंगी। ये पढ़ो क्या दिया हुआ है इन्होंने। हम्म, ट्राई करो, टेक योर टाइम। समनप्रीत नहीं हो रहे क्या? मैम पहली बार कर रही हूँ मैं, अच्छा, थोड़ी देर के लिए। कोई नहीं, ले लो टाइम ले लो। गिरिजा, ओम, अंकिता, वेरी गुड। अंशिका, अपेक्षा, चेतना, चेतना हो क्लास में? यस मैम। अच्छा, हुस्नवाज, प्रिंस, सना, शगुन, सिद्रा, संचिता, शिवानी, करो करो करो।
डिम्पल आप बताओ। ए आ रहा है। जानवी ऑप्शन सी आ रहा है। यस कैसे किया मेरे को बताओ। अल्फा की वैल्यू निकाली तो आई सी 10⁻³ एंड उसको फिर परसेंटेज निकालिए तो 0.1 आया। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, वीक एसिड Ka दिया हुआ है। इफ 0.100 मोल ऑफ दिस एसिड डिसोल्व इन 1 liter, द परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, Ka/C लगाओ। Ka क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 और ये कितना हो जाएगा 0.1। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, तो अल्फा आ जाएगा -2 0.01। ठीक है, अब इसका क्या करना है, परसेंटेज करना है, तो 1 आएगा। जानवी कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दी होगी। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो यही लगेगा। हो गया प्रिंस, हो गया क्या संचिता, मेरी अंकिता? अल्फा की वैल्यू आ गई थी, परसेंटेज नहीं निकाली थी। अच्छा, परसेंटेज निकालना। ठीक है, दक्ष, ओम, तमनप्रीत आ गया। यस मैम। मेरे कोई पास बात तो सी ऑप्शन नहीं आ रहा है सना, क्या कह रहे हो बेटा? मैम। सी ऑप्शन आ रहा है। सी कैसे आ रहा है? अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻2 आएगी। अंडर द रूट में है ना मेरा बेटा 10⁻⁻4। यस मैम। मैम 10⁻³ आ रही है। नहीं, कैसे आ रही है? 10⁻⁻5 है, ये 0.1 है। देखो कुछ गड़बड़ की है। पॉइंट हटाने के बाद वाला टेन में शायद प्लस कर दिया। तुमने 3 डेसिमल ले लिया होगा ना, कोई बात नहीं, फिर भी यही आएगा। मैम कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होगी। ये देखो ऐसे कर सकती हो ना मैं, अगर तुमने मान लो ऐसे लिया है तो 100 बाय ऊपर चला जाएगा ना 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेके को तुम कर रहे हो, तब भी यही आएगा मेरा बेटा, है ना? देखो यस मैम। ठीक है, वो 0 में हो गया होगा कंफ्यूजन, वो एग्जामिनर ने भी तो तभी दिया है क्वेश्चन। ठीक है, 1% इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो यही सवाल बनते हैं इस टाइप के। ठीक है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से जो भी मैंने तुम्हें करवाया। ठीक है, चलो अब आते हैं हम पीएच के सवाल पे, जहां पे बच्चों को पता नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो अब हमारे मेजर 3 टॉपिक हैं पीएच वाले, सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला, नहीं 4, पीएच, सोल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। एंड यही 4 टॉपिक जो है ज्यादा तुम्हारे उसमें पूछे जाते हैं। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे तो भगवान जाने कितने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उसको चाहूंगी, वैसे तो मैं ट्राई करूंगी कि हो जाए, बट अगर नहीं होता तो तुम्हें मैं एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराऊंगी मेरी खुद की ही, जो कि डिटेल में फिर उसको आप पढ़ लेना, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल पीएच के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से करा रहे। तो यहाँ पे मैंने देखो कुछ यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। पीएच के लिए सिर्फ आपको यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चाहिए फिलहाल। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई स्ट्रोंग एसिड का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे पास स्ट्रोंग एसिड है या कोई स्ट्रोंग बेस है, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ स्ट्रोंग एसिड, ऐसे ही सेम फॉर आप स्ट्रोंग बेस भी कर सकते हैं। स्ट्रोंग एसिड के लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर 3 भी ध्यान नहीं रखनी तो प्लीज पहली 2 तो याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम आता है थर्ड पॉइंट से, पहले 2 से आता है। ध्यान से सुनना, वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो तुमने एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर से ज्यादा ली है ना, वो कौन से हो सकते हैं फिर? या तो 10⁻⁻5 हो सकता है, -4, -3, -2, ज्यादा है ना ये 10⁻⁻6 से। ठीक है, इनसे अगर ज्यादा लिया है तो उस केस में
जो तुम पीएच का फॉर्मूला लगाते हो दैट इज माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस, तो जो ये सारी की सारी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो कहाँ से आएगी, एसिड से आएगी। क्योंकि बेटा जो तुम्हारा सॉल्यूशन है उसमें एसिड भी होगा और पानी भी होगा, और पानी भी क्या करता है, अपने आप को आयनाइज करता है H प्लस और OH नेगेटिव में। ठीक है, तो मतलब कि जब आपकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर से ज्यादा, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उसमें पानी कम है, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जो पानी से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ रही है आप उसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, जो कंसंट्रेशन एसिड से आ रही है वही तुम्हें यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेना है। ये टाइप 1 के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन कराऊंगी और क्लियर हो जाएगा, पहले ये चीजें समझ लो। ठीक है, पहली चीज तो ये। लेकिन वो कह रहा है कि अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर से कम है लेकिन 10⁻⁻8 से ज्यादा, यानी कि इस वाले कैटेगरी में कौन लाई कर गया, इस वाली कैटेगरी में 10⁻⁻6 आ गया, 10⁻⁻7 आ गया और 10⁻⁻8 आ गया। तो ऐसे वाले केस में आपको जो कंसंट्रेशन लेनी है ना H प्लस आयन की, वो आपको एसिड वाली भी लेनी पड़ेगी जो कि लेनी है, प्लस जो वाटर से भी H प्लस की कंसंट्रेशन आ रही है दैट इज 10⁻⁻7 उसको भी लेना है। क्योंकि अब यहाँ पे पानी भी अच्छे खासे अमाउंट में है और एसिड भी। ऊपर वाले केस में एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो मैंने पानी से जो H प्लस की आ रही थी नेग्लेक्ट मार दिया, बट इन तीनों केसेस में पानी की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं मारोगे। हाँ गिरिजा? मैम सेकंड पॉइंट और एक बार रिपीट कीजिए, समझ नहीं आया। हाँ मैं एक बार और कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ लेट से वो तुम्हें बोल रहा है गिरिजा कि तुम्हें पीएच निकालनी है 10⁻⁻8 HCl के लिए। समझ गए? सारे समझो। एग्जामिनर तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें पीएच निकालना है किसके लिए, 10⁻⁻8 HCl के लिए। अगर तुम मान लो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दो माइनस लोगरिथम ऑफ 10⁻�8, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। बट क्या HCl एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 8 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, 8 से कम नहीं होगी। यही पढ़ते हो तुम 25 डिग्री सेल्सियस पे कि पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी, यानी कि ये आपने गलत निकाला है। यानी कि इस केस में हमें सिर्फ एसिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेनी है, किसकी भी लेनी है, साथ में जो वाटर से H प्लस की कंसंट्रेशन आ रही है। कितनी आ रही है वाटर से H प्लस की गिरजा? 10⁻⁻7। तो जो टोटल H प्लस की होगी वो किसकी वजह से होगी, एसिड की वजह से होगी, दैट इज 10⁻⁻8 प्लस वाटर की वजह से होगी 10⁻⁻7। अब तुम्हें इसको टोटल को लेके क्या करना है, पीएच निकालनी पड़ेगी। ये मतलब था मेरा। मैम मतलब सब में जिसका भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम होगा तो उसमें 10⁻⁻7 ऐड करना है। यस, 10⁻⁻6 से कम और 10⁻⁻8 से ज्यादा, यानी कि 3 लोग इसमें कैटेगरी में लाइक करेंगे। ठीक है? ओके मैम। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन मान लो 10⁻⁻8 से कम है, कम में मतलब -9 वाली पावर, -10 वाली या इससे ऊपर वाली, तो उस केस में यानी कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, पानी ही भरा पड़ा है, तो उस केस में एसिड से आने वाली कॉन्सेंट्रेशन को तुम नेग्लेक्ट मार सकते हो। डायरेक्ट जो वाटर से आ रही है दैट इज 10⁻⁻7 उसको ही सिर्फ कंसिडर करोगे। बट ये वाला केस बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आता है, मेनली क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट और सेकंड में से ही आते हैं, बट मैंने थर्ड वाला भी यहाँ पे लिख दिया ताकि तुम्हें याद रहे। यानी कि जिनकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 से कम है सब में पीएच तुम 7 के आसपास लिख के आ जाओगे, राइट? यही मतलब हुआ मेरा, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो ये वाले 3 पॉइंट तुम लोगों को ध्यान रखने हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड दिया होगा। ऐसे तुम स्ट्रॉन्ग बेस के केस में भी कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आएगा, फिर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आएगी, है ना, फिर तुम उससे POH निकालोगे, फिर PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 करके आंसर निकालोगे। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखने में लग रहा है कि 2006 में आया है, सेम क्वेश्चन पता नहीं नीट ने कितनी बार रिपीट किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जैसे इसमें आपसे पूछा है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन,
कभी वो पूछता है भाई पीएच बता दो, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है। आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इसके लिए कर सकते हो। अब जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो एसिड से आएगी प्लस वाटर से आएगी, यही मतलब मैंने समझाया था अभी आपको। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, जो छोटी वैल्यू है इसको कॉमन ले लिया करो। मैंने 10⁻⁻8 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 10, हाँ या ना। Yes. तो ये क्या बन जाएगा 11 × 10⁻⁻8। अब तुम खुद देख लो कौन सा आंसर आएगा, तुम्हारा आंसर तो शायद आ ही गया है सी, है ना। इसको ये लिख सकते हो ना मैं 1.1 × 10⁻⁻7, तो ये अप्रोक्सीमेटली सी के बराबर आ गया। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब एग्जामिनर यहाँ पे पूछता है कि पीएच निकाल दो, वो आपसे पीएच पूछ सकता है, वो आपसे पीओएच पूछ सकता है। अगर वो पीएच पूछ रहा है तो क्या करोगे, माइनस लोगरिथम ऑफ 11 × 10⁻⁸। और इसको सॉल्व कैसे करोगे, 8 - log 11। log 11 मैंने कल कहा था, याद रखना, रख रखा है किसी ने, बताओ कितना होता है। 1.04। हाँ, और तुम क्या करोगे फिर, सोल्व कर लोगे। तो वो तुमसे H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ सकता है, पीएच पूछ सकता है, वो तुमसे पीओएच पूछ सकता है। अगर मान लो पीओएच पूछता तो पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है, Yes, ma'am. 25 डिग्री Yes, ma'am. सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, पीओएच निकाल लोगे तुम, 14 - पीएच, ये तुम्हारी पीएच आई जाएगी। इस तरीके से इनके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो इसमें। No, ma'am. जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इट्स ओके, आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर की, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कितने क्वेश्चन तुम कर लो खत्म होंगे ही नहीं। तो इसीलिए क्या कह रही हूँ, प्रायोरिटी किसको रखना, पहले नीट के क्वेश्चंस को प्रायोरिटी रखना। समझ रही हो मेरी बात। तो मैं आइनिक के आपको अलग से मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मैंने मॉड्यूल देखा है आज, मुझे उसके ज्यादा अच्छे लगे नहीं क्वेश्चन। तो मैं आपको अलग से क्वेश्चन दूंगी, कुछ उसमें नीट के होंगे, कुछ उसमें जेई के होंगे। ठीक है, तो आप वो वाले क्वेश्चन करेंगे, आइनिक के लिए कह रही। ठीक है, चलो अब इस पे आओ, ये वाला क्वेश्चन देखो। पहले तुम खुद समझो कि क्या पूछ रहा है वो। कि जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो मेरे को लगता है आंसर रट के बैठे हैं। मैम आपने 11th में रटवा दिया। अच्छा ठीक है, तो तुम लोगों के नीट के प्रीवियस ईयर तो हो रखे हैं, फिर तुम लोग कर सकते हो अलग से क्वेश्चंस। हाँ जी, एक बार बाकी बच्चे कर लो आराम से कि क्या दिया हुआ है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि डर निकल जाए, जो बच्चों का डर होता है जनरली बच्चे, मैं बता रही हूँ बहुत बच्चे ये वाले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर छोड़ के जाते हैं। और ट्रस्ट में यहाँ से क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर डिफिकल्ट डालता ही नहीं। हाँ, जेई वाले देखोगे तो जेई वाले थोड़े डिफिकल्ट ही डालते हैं क्वेश्चन, बट हमें जेई का पेपर पहली बात है नहीं देना है, हमें नीट का देना है, तो उसमें एग्जामिनर नहीं डालता है। तो अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है ना, बाद में रिग्रेट होता है उसको, क्यों ही छोड़ के चले जाए, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, बहुत क्वेश्चन लगाने हैं आपको, मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं क्लास में कर लगवा दे रही हूँ, कुछ अपन बाद में भी कर लेंगे। करो, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, करो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम बेटा। मैम जो आपने एक बार पहले पीडीएफ भेजी थी इनके क्वेश्चंस की, वो वाली दोबारा भेज देना। कौन सी वाली भेजी थी? मैम आपने वो सिलेबस खत्म होने के बाद आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज रहे थे, लेवल अप क्वेश्चंस। कब, पिछले साल या अब? मैम पिछले साल वाले।
कौन से भेजे, रैंक बूस्टर के नाम से? हाँ हाँ मैम वही बात। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगी। मैं वो सोच रही थी मैं बाद में भेजूं, दिसंबर जनवरी में, सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें भेज दूंगी पर्सनली, ठीक है? ओके। हुआ? लग रहा Yes, है ma'am. हो जाएगा? क्या हो Ma'am, लग रहा है? option C. ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। Yes, ma'am. C आ रहा है. देखो आपको पीएच दिया, पीएच निकालना है, पीएच ऑफ 0.01 मोलर NOH, यानी कि अब आपको बेस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, यानी कि OH नेगेटिव की दी हुई है ना, 10⁻⁻2 दी हुई है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट तो पीएच तो नहीं निकाल सकते, पहले यू नीड टू फाइंड आउट पीओएच। वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ रहा है। अब पीएच कैसे निकालोगे? 14 में से पीओएच माइनस कर दो, दैट इज 2, तो आंसर इज 12। देखो अब तुम खुद देखो, 2019 अभी कुछ टाइम पहले ही ये क्वेश्चन आया, तो इजी क्वेश्चन ही आता है, लेकिन चांसेस है ना बहुत बच्चे गलत करके आएंगे, 2 लगा के आएंगे, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, जल्दबाजी में गलत टिक हो जाता है। तो आपको यही चीज का ध्यान रखना है, और ये एक ही तरीके से ठीक हो सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे वाले सवाल। ठीक है, ये तो थे टाइप 1 वाले क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से। अब आते हैं हम दूसरे वाले सवाल, जहां पे आपको मिक्सचर देगा, मिक्सचर एसिड का, बेस का, इनके मिक्सचर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ना तुम्हारे लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, प्लीज इसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, एक्चुअली में जो मैं तुम लोगों को एग्जाम डोज देती हूँ, मैं वहीं से ही मैंने ये चिपका रखा है इसका। इधर आओ, मान लो तुम्हें कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जिसमें जो कि वो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है। ध्यान से सुन लेना, मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग का कर रही हूँ, वीक का कर रही हूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, उसी पे ही एप्लीकेबल है। अगर तुम्हें 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं, अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारा मोनोबेसिक, डाइबेसिक, पॉलीबेसिक हो सकता है, मतलब वो कितने भी H+ दे सकता है सॉल्यूशन में। क्लियर हुई ये वाली बात? उसके लिए ये है। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें उस केस में, तुम्हें H+ कैसे निकालना है मैं तुम्हें फॉर्मूले से बताऊंगी। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूले होते हैं, ये याद ही रखना है सबको। फॉर्मूला है M1V1 n फैक्टर प्लस M2V2 n फैक्टर बाय V1 प्लस V2। ये देखा जाना पहचाना सा लग रहा होगा तुम लोग। यस Yes, मैम। मोलैरिटी ऑफ ma'am. मिक्सचर में भी हम यही फॉर्मूला लगाते थे, M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2। यहाँ पे मैंने n फैक्टर क्यों यूज किया? अगर मान लो तुम्हारे पास लेट्स से H2SO4 है एसिड, है ना, तो आपको पता है ये 2H+ देगा तो उसका n फैक्टर 2 हो जाएगा ना, तो इन दैट केस हमें वो इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही n फैक्टर को इंक्लूड कर लो फॉर्मूले में। M1V1 n फैक्टर प्लस M2V2 n फैक्टर बाय V1 प्लस V2। अगर तुम्हारी H+ की कंसंट्रेशन आ गई, क्या तुम pH निकाल लोगे? यस मैम। ठीक है, चलो निकाल लें। सी ये आता है। अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस दे रखे हो तो उस केस में क्या होगा? वही M1V1 n फैक्टर, M2V2 n फैक्टर। जैसे मान लो n फैक्टर क्यों लिया, मान लो तुम्हारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, n फैक्टर इसका 2 हो जाएगा। मान लो NaOH है, KOH है, तो इनके केस में n फैक्टर 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो n फैक्टर लेके चलो, बेशक वो क्या है आपका n फैक्टर उसमें नहीं भी आ रहा, 1 भी आ रहा है, फिर भी आप लेके चलो उसमें। ठीक है, अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई तो डायरेक्ट तो pH निकलेगा नहीं, पहले POH निकालना पड़ेगा। निकालो और फिर उसको 14 में से माइनस करके pH निकाल लेंगे, हो जाएगा ये 2 चीजें। यस मैम। ठीक है, अब एक टाइप का सवाल कैसे बनता है, जब तुम्हें मिक्सचर दे रखा हो किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। क्या बोला मैंने? कि तुम्हारे मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अब क्या करेंगे मैम? तो उस केस में तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे सॉल्यूशन में कौन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एसिड या बेस। अगर एसिड ज्यादा प्रेजेंट है तो H+ की वैल्यू आएगी, है ना, और अगर बेस ज्यादा प्रेजेंट है तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक ही फॉर्मूला लिख दिया है
m1 v1 n फैक्टर माइनस m2 v2 n फैक्टर का मॉडुलस ले लिया है, मतलब जो भी आएगा तुम्हारी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी बाय v1 प्लस v2। तुम पता लगा लोगे कि OH नेगेटिव है तो POH निकालोगे पहले, फिर pH निकालोगे। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो तुम पहले डायरेक्ट pH निकाल के आ जाओगे। तो ये 3 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। जब 2 स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे ऐड करना है फॉर्मूले में, जब 2 स्ट्रॉन्ग बेस होंगे ऐड करना है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा होगा तो माइनस करना। ठीक है, क्वेश्चन करें। ये तो फॉर्मूले की बात होगी, ये तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया है। ठीक है, अब करते हैं। अच्छा और है ये तो 2 बार कैसे आ गया ये, कोई बात नहीं, एक बार बस ये लास्ट देख लो। अगर मान लो वो बोले कि पीएच वीक एसिड के लिए निकाल दो, वो तो मैंने अभी जस्ट तुम्हें सिखाया है ना, वीक एसिड के लिए तो H प्लस ए नेगेटिव करवाया है ना, C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, तो H प्लस क्या हो जाएगा, सी अल्फा हो जाएगा, तो पीएच तुम निकाल ही लोगे। ठीक है, तो ये तो वैसे निकल जाएगा जब तुम्हें वो वीक एसिड के लिए बोला। अब मैं तुम्हें सवाल कराती हूँ, हालांकि इसका आंसर दिया हुआ है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आया, ये उल्टी पुल्टी स्लाइड कैसे लग रही है। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इस पे आओ। एक सेकेंड रुकना। एक मिनट रुको, मुझे चेक करना दो एक चीज, एक सेकेंड रुको, कुछ स्लाइड्स में पंगा हुआ है। राइट, मैंने पीएच के क्वेश्चन डाले थे वो उसमें आए नहीं। मुझे 1 मिनट दे दो बस, ठीक है। एक मिनट दो बच्चों बस। हम्म एक्चुअली ना वो पता नहीं क्या हो गया था, मैंने किसी दूसरी स्लाइड में क्वेश्चन डाले थे तुम लोग। अब हो गया, अब आते हैं। मेरे को वो सारी चीजें दोबारा ऐड करनी पड़ेंगी। चलो करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस यस मैम। ये नीट 2018 में पूछा था,
वो पूछ रहा है कि following solution were prepared by mixing different volumes of NaOH and Cl। वो बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें NaOH और HCl है, ठीक है। तो आपसे पूछा है, ये कुछ ABCD आपको दिए हुए हैं, ये सॉल्यूशन बनाए थे, आपसे पूछा है इनमें से आपको ये बताना है किसकी pH 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है मेरा बेटा, अगर तो उन्होंने NaOH और Cl यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, M1V1 n फैक्टर माइनस M2V2 n फैक्टर, यही होगा का मॉडुलस बाय V1 प्लस V2, ठीक है। अब हम अगर मान लो फर्स्ट का निकालें, तो फर्स्ट में क्या होगा, M1 क्या है मेरे पास 1/10 है, V1 क्या है 60 है, और HCl का n फैक्टर 1 ही होता है, माइनस M2 कितना है 1/10, V2 क्या है 40, n फैक्टर क्या है 1। तमनप्रीत, यस मैम। V1 प्लस V2 क्या होगा 100 होगा, 60 प्लस 40। तो यहाँ से तुम निकाल के देखो क्या होगा, HCl की कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा आएगी ना, तो मतलब ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी, तो यानी कि कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 2/100, 2/100 यानी कि 1/50। क्या ये आएगा, pH क्या 1 आएगी इसको कैलकुलेट करने पे? नो नो मैम। मैम। नहीं आने ना, नहीं आने की, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक बार C वाला ले लेती हूँ। C वाले में क्या होगा, M1V1, M1 क्या है 1/5, V1 क्या है 75 75, माइनस मोलैरिटी क्या है 1/5 इंटू 25, एन फैक्टर दोनों में 1 1 ही है, HCl का भी और NaOH का, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 75 प्लस 25 दैट इज 100। सोल्व करना 15 5, 15 माइनस 5 10/100 इज 0.1। तो ये आ गई हमारी, किसकी आई, H प्लस की है या OH की है, जो ज्यादा था H प्लस, H plus. H प्लस ज्यादा था, ठीक है। यानी कि OH तो खत्म, या इसका मतलब पता है क्या हुआ कि NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया बाय HCl। कौन बच गया मीडियम में, HCl। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, जो बच गया 0.1। तो pH तुम निकाल लोगे, pH कैसे निकालोगे, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस, क्या ये 1 आ रहा है, Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। pH क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ 0.1 यानी कि 10⁻⁻1 1 आ जाएगा। ऐसे तुम इसका भी निकाल के देख सकते हो, इधर आओ, B का और D का निकाल के चेक करो, आ रहा है 1, निकाल के देखो, आंसर तो यही है इसका, हम बी का 2 आ रहा है। B का 2 आ रहा है। एक बार बाकी सारे निकाल के देखो, B और D का क्या आ रहा है, क्या 1, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम मान लो यहाँ पे 100 इंटू 10⁻⁻, क्या बोलते हैं 75 इंटू 10⁻⁻³ कर रही हो, यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻³ कर रही हो, जब टोटल करोगी कोमल तो 100 ml आ जाएगा, तो 100 इंटू 10⁻⁻3, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने इसलिए लिखा ही नहीं, ठीक है। डी में 0 आ रहा है क्या, हाँ 0 ही आ जाएगा, क्योंकि जितना HCl है उतना ही NaOH है, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है आपको, ठीक है। आगे चलूं, चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, ध्यान से सुनना, हाउ मेनी टाइम्स अ 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड शुड बी डाइल्यूटेड so that the pH of resulting solution is tripled। आप सबको पता है डाइल्यूशन के सवाल इस फॉर्मूले से होते हैं, यस मैम। अब ये करके देखो,
पीएच अगर ट्रिपल हो गया तो मतलब कंसंट्रेशन 10⁻³ है ना। यस मैम। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ कि जब तुम्हारा पीएच ट्रिपल हो गया यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी 10⁻³ हो गई है, तो वॉल्यूम को मान लेते हैं V1 है। ठीक है, आपको बताना है हाउ मेनी टाइम्स 0.1 मोलर। ठीक है, कितना इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। V2 ले लो, कितना आ रहा है यहाँ से सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है ये? मैम 0.01। हाँ जी, 100 टाइम्स V2 आ रहा है ना। यस यस मैम। यही बताना था तुमको, यही बताना था। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स V2 आना चाहिए ना। एक सेकेंड, एक मिनट रुको। ओके, क्या बोला? हाउ मेनी टाइम्स 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, मैंने इसकी मोलैरिटी 0.1 मान ली और इसका मुझे नहीं पता वॉल्यूम कितना है, V2 मान लिया उसका। शुड बी डाइल्यूटेड सो दैट द पीएच जो होगी वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की 10⁻³ होगी। हाँ ठीक है, ठीक ही किया था। ठीक है, तो इसको कर लो सोल्व। 0.1 इंटू V2 बाय 10⁻³ ऊपर आ जाएगा 1000, तो ये कितना आ जाएगा? 100 टाइम्स ऑफ V2। ठीक है, यस तो इसका Yes, ऑप्शन डी आ जाएगा। हो जाएगा? डाउट है तो पूछ। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैंने शायद एक होमवर्क में भी दिया है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, जहाँ पे डाइल्यूशन वाले सवाल होते हैं वहां पे आपका ये वाला फॉर्मूला लिखता है। ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है। ठीक है, किसके साथ क्या दिया हुआ है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, तुम ट्राई करना ऊपर वाला। हुआ? डिस्कस करूं? आपको पीएच दिया, आपको पीएच निकालना है बेटा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, जब आपको 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर आपका HCl मिक्स किया है। तो फॉर्मूला तो वही लगाओगे ना आप लोग, M1V1 एन फैक्टर माइनस M2V2 एन फैक्टर, है ना। यस मैम। बाय V1 प्लस V2। अब देखो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में बेस बचेगा या HCl एसिड बचेगा, देख के पता चल रहा है बेस बचेगा। तो यहाँ से निकल के आएगा वो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाएगी। तो निकाल लेते हैं। M1 कितना है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? इक्वल वॉल्यूम बोला है तो मैं इसको V1 ले लेती हूँ, V1 है ना, या V ले लो, चलो एन फैक्टर 1 ही होगा। माइनस 0.01 इंटू V2 सेम वॉल्यूम, V1 V ले लो, V1 में V1 जो भी लेना है बट सेम लेना है। एन फैक्टर 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2V, तो V से V तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 माइनस 0.01/2 ही आ जाएगा। ये देखो,
इसको सोल्व करने पे आपको मुझे बताना है कितना आ रहा है। 0.04 0.045, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से तुम POH निकालोगे, माइनस लोगरिथम ऑफ 45 इंटू 10⁻⁻3, और ये कैसे निकालोगे, 3 माइनस लोग 45। और मैम 45 तो हमें पता ही नहीं पता ना, नहीं क्यों नहीं पता, तुम लोग निकाल सकते हो, लोग 5 इंटू लोग 9 कर लो। क्वेश्चन बड़ा हो चुका है यहाँ से काफी। लोग 5 तुम्हें 0.7 पता है, लोग 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 2 लोग 3 यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो, फिर पीएच निकाल लो। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान से ये भी देख सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को मुझे जल्दी सॉल्व करना है, आपको ये पता है जो आपका सॉल्यूशन है HCl 0.01 है, तो 0.01 मोलर HCl 0.01 मोलर NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बचेगा क्या, बाकी जो भी बचेगा वो NaOH बचेगा। यानी कि सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब पीएच जो होगी वो ज्यादा होगी। तो वो 2 तो हो नहीं सकती, 1.04 हो नहीं सकती, 7 वो हो नहीं सकती, डी विल बी द आंसर। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते। अगर आप ऐसे वाले रास्ते से जाते हैं इट विल टेक टाइम, बट आंसर फिर भी आ जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है, तो मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, आप थोड़ी ना पेपर में फॉर्मूला लगाओगे, फटाक से सॉल्व कर लोगे, आंसर तब भी आ जाएगा। बट ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये दोबारा बताना जैसे आपने शॉर्टकट वाला बताया है। मैंने बोला कमनप्रीत, मान लो तुम्हारे सॉल्यूशन में HCl भी और NaOH भी है, ठीक है। यस 0.01 मोलर HCl है और 0.1 मोलर तुम्हारे पास क्या है, NaOH है, ठीक है। एक्चुअल में ये टाइट्रेशन वाले सवाल होते हैं, तुम लोग करते होगे ना, लैब में करते हो कि ब्यूरेट में तुमने NaOH भरा हुआ है, फ्लास्क में तुमने एसिड लिया हुआ है, अब तुम्हारे पास 0.01 मोलर HCl है, ऊपर से तुम लोग वो उसकी ब्यूरेट की नोजल खोलोगे, NaOH आएगा, तो आपको क्या होगा, 0.01 मोलर HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय 0.01 NaOH। अब सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, तुम डाले जा रहे हो NaOH, सॉल्यूशन में तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना, तो मतलब पीएच बढ़ जाएगा, बिकॉज तुम्हें पता है कि पीएच होता है माइनस लोगरिथम ऑफ H+। तो अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच कम होता है, OH की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच ज्यादा होता है। तो मतलब अब मीडियम में तुम्हारा बेस है, अब जो भी बचा बेस ही बचा, जितना रिएक्ट करना था कर लिया उसने, समझ रहे हो। तो अब पीएच की वैल्यू तो 7 से ज्यादा होगी ना मेरा बेटा, 2 हो नहीं सकती, 1.04 हो नहीं सकती, 7 हो नहीं सकती, तो यही एक ऑप्शन बचा है। ओके मैम यस मैम। मान लो लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता ना 8, 9, 10, 11, तो इन दैट केस फिर तो भाई ये बहुत जरूरी हो जाता है इसको निकालना, ठीक है। यस मैम। इसे करना। आगे आओ, आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ प्रिंस बोलो। मैम इसका आंसर बताना था नीचे वाले का। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। अब आपको ये देखना है कि वाटर में किसकी पीएच जो होगी वो ज्यादा होगी। हाँ प्रिंस तुम में बता दो। मैम Na2CO3। यस Na2CO3 की कैसे, पीएच ज्यादा का मतलब क्या है, वैसे ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है, बट ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारा सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का हुआ, इट मींस उसका जो पीएच होगा वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है। यहाँ पे देखो जो KCl है वो किसका सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो इसकी जो पीएच है वो अप्रोक्सीमेट 7 के बराबर रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, इसकी पीएच 7 रह जाएगी। यहाँ पे देखो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, तो पीएच लेस देन 7 आएगा। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है, मतलब पीएच क्या आएगी तुम्हारी 7 से ज्यादा आएगी, तो सबसे ज्यादा पीएच आपकी सी वाले की हो जाएगी। आया ये कॉन्सेप्ट समझ में? यस मैम। यानी कि अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट लिया है तो पीएच 7 आएगी, अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट लिया है तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट लिया तो पीएच 7 से कम आएगी, ठीक है जी। यस मैम। अब एक काम करो, ये थोड़े क्वेश्चन भाई तुम कर लो, आओ चलो।
पहला क्वेश्चन ये तुम करोगे। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें अभी इस टाइप के करवाए हैं ना पीएच वाले। करो, इनको सॉल्व करो। चेतना तो कहीं घूम है आज। हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। सना, दीपिका, दीपिका तो घूम ही रहती है। संचिता, दिशा, आई होप कर रहे हो, एवरीवन इज डूइंग। ठीक है, करो करो। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। जिसका आंसर भी आ जाए वो तब भी नहीं बताएगा। आई एम वेटिंग। अरे आज स्लाइड का तो क्या कबाड़ा हो गया, मेरी डबल मेहनत लगेगी भाई, तुम लोगों को वापस से उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड तनिष्का, पूर्वा, मुस्कान, दीप्ति, चेतना, शाबाश। बाकी भी लगे रहो। ध्यान रखना एन फैक्टर आएगा यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड का, कहीं पता चले डायरेक्ट लगा के चले गए, आंसर नहीं आएगा वरना। अभी भी 8 बच्चों का हुआ है भाई, 40 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। हाँ बढ़िया। सना आप बताओ। मैम ऑप्शन ऑप्शन तो मत बताओ, आंसर तो मेरे को भी नहीं मालूम है इसका, अप्रोच बताओ कैसे किया। फॉर्मूला बताना क्या यूज किया। M1V1 n फैक्टर माइनस यही किया। यस Yes, ma'am. निकल के क्या आएगा, कौन ज्यादा निकलेगा, मुझे दिख रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड की आने वाली ज्यादा, है ना। चलो निकाल लेते हैं। M1 क्या है बेटा 20 सॉरी 0.050 इंटू V1 क्या है 20 n फैक्टर 1 होगा माइनस M2 क्या है 0.10 वॉल्यूम है 30 n फैक्टर क्या होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30 और 20 50। बस इसको सॉल्व करना है तुम लोगों को, कर लोगे। Yes, ma'am. कितना आ रहा है एक बार कोमल आंसर बता दो मेरे को। 0.1. एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ किसका आ रहा है आंसर, फिर मैं उसके हिसाब से टिक लगा देती हूँ, अदरवाइज आप चेक कर लीजिएगा। डी आ रहा है क्या, चलो फिर डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। Yes, ma'am. D आ रहा है. हाँ किसी का कुछ और आ रहा है एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बड़े मिलने वाले हैं तुम्हें। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड। अब देखो भाई तुमने 3 एसिड को लिया है इक्वल वॉल्यूम और मिक्स कर दिया एकदम, ठीक है। एक सॉल्यूशन का एसिड का पीएच है 3, 4 और 5, इस तरीके से 3 अलग अलग एसिड के पीएच दिए हुए हैं। आपको पूछा है कि मिक्सचर में H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। क्या करोगे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 यही करोगे ना, 3 एसिड आ गए तो। Yes, ma'am. Yes, भी ले लेना सबका साथ साथ, वैसे जरूरत नहीं है 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। मोलैरिटी क्या होगी M1 pH 3 है तो 10⁻³ -3 वॉल्यूम V1 ले लो,
n फैक्टर 1 है उसको मैं नहीं लिख रही। ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 v1 प्लस 10⁻⁻5 इंटू v1, नीचे आ जाएगा 3v1। इतना बताओ हुआ कि नहीं हुआ? मैम हो गया। यस मैम। तो 10⁻³ प्लस 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻5/3। क्या करना है, जो छोटा वाला है ना वैल्यू उसको कॉमन ले लो। मैं ले रही हूँ 10⁻⁻5 को, तो अंदर क्या बचेगा 100 प्लस 10 प्लस 1। देखो एक बार ध्यान से। यस मैम। अच्छा 100 और 11 कितने होते हैं? 111। यस मैम। तुम्हारा क्या काम है, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन अब मैंने तुम्हें दे दी। हाँ डिम्पल क्या हुआ? कोई बात नहीं, तुम वैसे भी निकाल सकते हो दक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है? ए आ रहा है क्या सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ए आ रहा है, तुम लोगों पे मैं विश्वास कर रही हूँ, ठीक है। 3.7 इंटू 10⁻³ इसका आंसर हो जाएगा। चलूं फिर आगे? यस मैम। यस। एक बार ना चेक करो, मेरे को भी डी लग रहा है भाई, क्योंकि मेरे पास जो आंसर है रिपोर्टेड वो डी है। एक बार चेक करो, मैं भी एक बार। यस मैम, डी आ रहा है मेरा भी। फोर्थ ऑप्शन है। हर किसी का कैलकुलेटर अलग चल रहा है क्या फिर? हाँ डी आएगा, क्योंकि 37 इंटू 10⁻⁻5 आएगा, तो वो हो जाएगा डी आएगा मैम। 10⁻⁻4। मत कर देना पेपर में ऐसी गलती डेसिमल की, ठीक है। डी इसका करेक्ट होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। वेरी गुड प्रिंस, डिम्पल, अच्छा जा रहे हो। हाँ जी, कौन बताने वाला है? काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है बाय द वे। चेतना आप बताइए। मैम डी आ रहा है, M1V2 इक्वल्स हाँ टू M2V2 करके। ठीक है, 9 लीटर आ रहा है। यस मैम। देखो Yes, आपसे ma'am. पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl। मान लेते हैं ये है वो सोल्यूशन, ठीक है, जिसका पीएच दे रखा है 1, तो यानी कि मोलारिटी हो जाएगी 10⁻⁻1 और 1 लीटर उसका वॉल्यूम है, ठीक है। आपको कितना वाटर ऐड करना है ये निकालना है, पहले टोटल वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। तो M2 कितना आ जाएगा 10⁻⁻2, V2 कितना आ जाएगा 10 लीटर, यस मैम। यानी कि Yes, ma'am. V2 इज योर टोटल वॉल्यूम, ये आप सबको पता है। पहले मान लो 1 लीटर था, अब तुमने जितना भी पानी डाला वो 10 लीटर बन चुका है, तो 10 लीटर इज योर टोटल वॉल्यूम। कितना ऐड किया होगा? पहले 1 लीटर था, टोटल 10 लीटर है, तो कितना ऐड किया होगा 9 लीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम लोगों का 9 लीटर। अब कुछ 9 लोग लीटर। सोच रहे होंगे कि अगर हो सकता है आप लोगों ने 10 लीटर निकाल लिया और सोच रहे होगे मैम 10 तो है नहीं, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 9 मतलब 9 लीटर है तो उसको मार्क करके आ गए, गलत हो जाएगा,
इसमें सही हो जाएगा, बट कुछ और उसने पूछा तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना 10 लीटर इज टोटल वॉल्यूम। You have to find out how many liter of water you have to add in 1 liter of an aqueous solution. ठीक है, तो 9 लीटर तुम ऐड करोगे तभी वो 10 लीटर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने शायद तुम्हें उसमें भी कराया था, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में। अब आ जाओ कॉमन आयन इफेक्ट पे। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो हो गई तुम्हारी बुकिश लैंग्वेज, अब मेरी लैंग्वेज सुनो। देखो, आपको पता है अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, यहाँ पे बताती हूँ, वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत ही होता है, हाँ या ना? तो दिस इज एसिड जो कि डिसोसिएट हो रहा है। एसिटिक एसिड बहुत कॉमन एग्जांपल है, तो मैंने वो कंसिडर कर लिया। अब मान लो तुम इसमें कोई सोल्ट डाल देते हो, मान लेते हैं कोई भी नहीं डाल सकते, अभी मैं बोल रही हूँ सोल्ट डाल दो। तुमने डाला ये वाला सोल्ट, आपको पता है सोडियम एसिटेट जो सोल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सोल्ट जो है स्ट्रॉन्ग वाले की कैटेगरी में आएंगे। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, यस और नो? दैट इज इन CH3CO नेगेटिव प्लस Na प्लस। इतना मुझे बताओ। अब तुम ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में तुम्हारे पास अब क्या हो गया, एक तो ये डिसोसिएट करा, ये डिसोसिएट किया, तो CS आपके सॉल्यूशन में एसिटेट आयंस की जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ गई ना? हाँ या ना? पहले तो एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट कर रहा था उससे कुछ वैसे तो ना के बराबर, बट कुछ तो मिल रहे थे एसिटेट आयंस, राइट? तुमने ऊपर से डाल दिया भैया सोडियम एसिटेट, उससे क्या मिल रहा है तुम्हें? एसिटेट आयंस और ज्यादा मिल रहे हैं, काफी ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यानी कि सॉल्यूशन में एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब तुम मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को वहां शिफ्ट करेगा जहां पे तुम्हारे गए चेंज को वो नलिफाई कर दे, यानी कि जहां पे कंसंट्रेशन एसिटेट आयन की कम हो रही है, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यस मैम। फिर समझा रही हूँ, सुन लो, मैं फिर समझा रही हूँ। सॉल्यूशन में तुम्हारे एसिटेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को कहां शिफ्ट करेगा? जहां पे कंसंट्रेशन कम हो रही है एसिटेट आयन की, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि क्या हुआ इसमें ये हुआ कि मैम पहले ही एसिटिक एसिड इतना बेकार एसिड है, वो इतना कम डिसोसिएट हो रहा है, अब ऊपर से हमने इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और ज्यादा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में चला गया, अब तो बहुत ही कम इसका डिसोसिएट होगा। फिर ये बात क्लियर हुई? वो पहले ही इतना कम डिसोसिएट हो रहा था, कॉमन आयन के आने की वजह से, कॉमन आयन है ना एसिटेट आयन, इसमें भी दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन, तो उसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में चला गया। मतलब जैसे जैसे एसिटेट आयन बनता जाएगा वैसे वैसे इक्विलिब्रियम पीछे खिसकता जाएगा, जैसे जैसे एसिटेट आयन बनता जाएगा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। मतलब ये तो भैया बहुत ही खराब, मतलब वैसे ही डिसोसिएट नहीं कर रहा था, अब तो और भी कम करेगा। यानी कि जो अब सॉल्यूशन में तुम जो कंसंट्रेशन मानोगे एसिटेट आयंस की, वो लगभग सारी किसकी होंगी? इसकी वजह से होंगी। अभी क्वेश्चन कराऊंगी, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब ये देख लो, बोल क्या रहा है वो? बोल ये रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड डिसॉल्व दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। पता है तुम लोगों को, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द एसिड डिक्रीज if some strong electrolyte that can provide any one of the product ion is added to the solution। मतलब तुमने अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जिसका आयन क्या हो? कॉमन होगा, तो भैया आयनाइजेशन क्या होगा? अल्फा डिक्रीज होगा ड्यू टू, ये एक बार नीट में कंसेप्चुअल सवाल भी आया था, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बताओ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? एसिड के केस में डिक्रीज। सेम बेस भी तुम ले सकते हो, ठीक है, उसमें भी अल्फा डिक्रीज ही होगा, ठीक है? यही उसने बोला हुआ है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो।
क्वेश्चन करके दिखाऊं क्या? आओ, क्वेश्चन से ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। जल्दी से thumbs up, जैसे सो रहे हो जैसे तो पता नहीं क्या ही हो रहा हो। एक्टिव रहो भाई, तुम्हें ही करना है अल्टीमेट ये, ठीक है? इसलिए कह रही हूँ क्वेश्चन से समझो। इधर आओ, क्या बोला इन्होंने, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब अल्फा ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड इफ इट्स Ka। रुक जाओ यहाँ तक तुम्हारे लिए सवाल इजी है। अल्फा निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, Ka दे रखी है, क्या फॉर्मूला होता है? Ka कितना दिया हुआ है मैम? इतना दिया हुआ है। C कितना दिया हुआ है? 0.02 यानी कि 2 × 10⁻²। तुम बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? चलो इसको कर लेना। फिर वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स 0.01 मोलर सोडियम एसिटेट। अब इसने क्या बोला, आपको नया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है। कब? जब आपने अपने एसिटिक सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या डाल दिया ऊपर से? बोलो, जल्दी बोलो। हाँ तो बोलो ना, सोडियम एसिटेट। 0.01 मोलर सोडियम एसिटेट। यानी कि पहले तुम्हारे पास क्या था? एसिड था, यस मैम। वीकली डिसोसिएट हो रहा था। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे सिखाई थी मैंने? C- C अल्फा ये सबको पता है। अब तुमने ऊपर से क्या डाल दिया? सोडियम एसिटेट डाल दिया। मैम ये तो फिर पूरा ही डिसोसिएट होगा। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? अगर ये 0.01 है तो ये भी पूरा का पूरा कितना बनेगा? 0.01, यस और नो? यानी कि टोटल एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी हो गई? एक तो C अल्फा प्लस जो यहाँ से आई, हाँ या ना? बस मुझे ये बता दो। यस मैम। अच्छा, क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.01 के बराबर लिख सकती हूँ क्या? सोच के बताना। यस मैम। यस मैम। क्योंकि ये तो पहले Yes, इधर, ये तो पहले ही वीक था। मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल थे, वो पहले ये 10 दे रहा था। अब तुमने कॉमन आयन डाल दिया, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम और पीछे गया। जैसे जैसे ये बन रहा है इक्विलिब्रियम पीछे जा रहा है, तो ये तो बहुत कम ही डिसोसिएट हो रहा है ना। यानी कि तुम ये मान सकते हो कि पूरा का पूरा जो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो किससे आ रही होगी? सोल्ट से आ रही होगी। किससे आ रही होगी? सोल्ट से आ रही होगी। तो नया वाला जो अल्फा डैश होगा वो क्या होगा? निकाल के देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनना। मैं अभी पूरा डिटेल में करा रही हूँ, फिर आपको एक तरीका बताऊंगी इन क्वेश्चंस को करने का। कि ए क्या हो जाएगा नया वाला? इधर देखो 0.01, एक सेकंड, के क्या हो जाएगा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C अल्फा प्लस 0.01 इंटू C अल्फा, यही लिखोगे ना, डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, यानी कि C इंटू 1 माइनस अल्फा। बताओ हाँ के ना? यस मैम। ऐसे ही लिखोगे ना के? यस मैम। अब C अल्फा प्लस 0.01 को मैंने क्या माना? 0.01 इंटू C से ये C कैंसिल, अल्फा, और 1 माइनस अल्फा को क्या ले लो? अप्रोक्सीमेट 1 ले लो। देखो कितना इजी सवाल हो गया। बोलो कितना इजी सवाल हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, तो निकल जाएगा। के तुम्हें दे रखा है, डिवाइड कर दो 0.01 से। यानी कि अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन निकालूं तो सिंपल सी बात ये है कि जब तुम्हें एग्जामिनर बोल दे बेटा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन निकाल दो, कब? जब तुमने कोई अपने वीक एसिड में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया हो, तो उस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना। जो नया वाला डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा वो क्या होगा? Ka बाय कंसंट्रेशन किसकी? सोल्ट की, ठीक है? या तुम लिख दो कॉमन आयन स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे तुम पुट कर दोगे। कॉमन आयन कौन था मेरा बेटा? एसिटेट आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.0। पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बताओ सिंपल है या नहीं है? मैम उसकी कंसंट्रेशन जो है वो दोनों में प्लस करके लिखनी है। किस में? दोनों में मेरे बेटा। मैम जैसे वो ऊपर C अल्फा है, नीचे 0.01 है, तो वो दोनों प्लस करके लिखेंगे। हाँ, क्योंकि टोटल होगी ना फिर अपनी। एक तो एसिड की वजह से C अल्फा, एसिटेट आयन की वजह से 0.01, तो टोटल कितनी होगी? C अल्फा प्लस 0.01। तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 0.01 मान लिया, क्योंकि हमें बहुत ही कम मिलेगा, तो नेग्लेक्ट कर दो ना।
यस मैम। एक क्वेश्चन और कराती हूँ, इधर आओ, एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान से सुनना। एक काम करो, तुम ट्राई करो कर, ये तो फिर वही बात होगी, सब मैं ही करवा रही। एक बार तुम देखो क्या दिया हुआ। आई होप थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा समझ में। मैम 4.74 log 3 होता है ना, log 3 होते हैं 0.477। इसको आप याद रखो, इसमें जो k की वैल्यू आएगी वो 4.8 इंटू 10⁻⁻5 आएगी, क्योंकि इसमें आपको एंटी लॉग निकालना पड़ता है, तो पेपर में आपको वैल्यू भी नहीं दे पाएगी। बेटर है कि आप इसको ऐसे याद रखो कि pk अगर 4.74 है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी ka की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है। यस। करो करो, ट्राई करो, मैं वेट कर रही हूँ। (4.8 नहीं, 1.8, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है ka फॉर pk 4.74 के लिए। ठीक है, मैम वो 1.8 आएगा। हाँ इसको ठीक कर लो, मैंने 4.8 बोल दिया था गलती से, 1.8 आएगा बेटा। आ गया देखो आ गया, क्या आ रहा है सबका आंसर? मैम 1.8 इंटू 10⁻³ 1.8 1.8 into 10⁻³ वेरी गुड, शाबाश। देखो अब क्या बोला था इसने, फिर सुनो ध्यान से। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड, जब उसका पीके दे रखा है, मतलब इतना आप रुक जाओ। ठीक है, इसके लिए भी निकालना है, ये आप निकाल ही लोगे, ऐसे निकालोगे ना ये वाला तो पार्ट। यस कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ, इस पे मेरा ज्यादा ध्यान भी नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ये आप कर लोगे। फिर वो कह रहा है कि अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है जब when its solution is also have 0.01 मोलर in HCl। तो यानी कि अब कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, जो नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, Ka बाय जो कॉमन आयन स्पीसीज की वजह से जो कंसंट्रेशन थी, दैट इज 0.01, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻⁻3। ये जो आपने निकाला, वेरी गुड, शाबाश, समझ गए हो तुम। मैम हाँ मैम जो ऊपर वाला अल्फा है वो निकालना जरूरी। हाँ, उसने बोला है ना, ओके मैम। जैसे इसमें बोला ही था शायद उसने, ये देखो। ओके मैम। ये तो मैं आपको एमसीक्यू नहीं करा रही हूँ, ये मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, एंड ये एनसीईआरटी के ही सवाल है। ठीक है, क्योंकि नीट में ना आए नहीं हुए ऐसे क्वेश्चन, तो वो फिर मेरे को टॉपिक कराना था, तो मैंने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ले लिए। लेकिन अगर तुम जब एनसीईआरटी में देखोगे ना इसको, तो वो एक पेज का सोल्यूशन है। ठीक है, उन्होंने पूरा इस तरीके से करके दिखा रखा होगा, है ना। अपने को कुछ नहीं करना, ये कर, क्योंकि अब तुम्हारे कोई पेपर में तो तुमसे पूछेगा नहीं, कोई ऐसे तो है नहीं सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, तो नीट में तो तुम इस तरीके से कर हो जाएगा कॉमन आयन वाला कॉन्सेप्ट। अब यस मैम चलो, अब बस मैं इतना ही कराऊंगी, हाइड्रोलिसिस वाले हम कल करेंगे। हाइड्रोलिसिस में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देती हूँ क्या करेंगे हम। अब देखो,
पीएच वाले हो गए। अब अपने मेजरली जो टॉपिक रह गए, सोल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये 3 टॉपिक रह गए। जहां तक मुझे लग रहा है एक टॉपिक रहेगा। देखो सोल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस में आपको क्या करना है, इसमें किसका सोल्ट का हाइड्रोलिसिस कराना है। अब इसमें आपके सिलेबस में कौन कौन से सोल्ट है, एक तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट आप लोगों को पढ़ना है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट आप लोगों को पढ़ना है, और आपको किसका पढ़ना है, बस ये 2 ही मेन आपको करना है, और एक करना है आपको वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट, ये 3 आपको पढ़ने हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि उस केस में हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं होता है उनका, नहीं पढ़ोगे। तो ये 3 आपके सिलेबस में है। अगर आप अपने डिटेल में जाओगे ना तो वहां पे डेरिवेशन भी है, आप समझ रहे हो मेरी बात, उसमें डेरिवेशन भी है, बट यहाँ पे अपन वैसे तो नहीं करेंगे। डेरिवेशन मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगी। डेरिवेशन अगर आपको करनी है तो आप अपनी बुक में से या मेरे डिटेल लेक्चर में कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन काम होगा फॉर्मूला करवाना। समझ रहे हो मेरी बात ये? जैसे अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दूं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट कौन होगा मेरा बेटा, जैसे मान लो सोडियम एसीटेट है, CH3COONA। अब NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COH यानी कि वीक एसिड, तो ये सोल्ट किसका बन गया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट बन गया। ठीक है, अच्छा तो इस केस में हमें KH देखना पड़ेगा, H+ मैम क्या होता है, pH क्या होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऐसी KH होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो इस मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। रुको रुको बच्चों, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम अब आ रही है। यस मैम। एक बार मेरा नेटवर्क चला गया, रुको। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। से बोल ही नहीं रहे। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? ये सुन लिया डेरिवेशन पढ़ के आनी है उसकी? यस यस मैम। हाँ, और मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ दोबारा। होमवर्क मैंने दिया आप लोगों को 15 से 16 क्वेश्चंस का, आप इसको कर लेना। ठीक है, बाकी हम कल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सोल्ट हाइड्रोलिसिस से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, ये देखो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए, मैं आपको दे दूंगी, आप कर लेना, ये वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, आराम से कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है। ठीक है, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। प्लीज इसको कर लेना थोड़ा अच्छे से। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मैम हमें मतलब कुछ भी अगर डाउट आता है तो प्लीज रीच आउट कर लेना। ठीक है, नहीं तो अगर तुम्हें डिटेल लेक्चर की हेल्प लेनी है ले सकते हो, वैसे उसमें भी मैंने यही सब कराया हुआ है, बस उसमें मैंने डेरिवेशन करवा रखे हैं, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी, वो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, बाकी सेम उसमें वो करवाया हुआ मैंने। ठीक है, तो आप लोग को अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट हो, कुछ नहीं करना आप लोगों को।